हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं ओ लेवल M1 R5 की क्लास। आप में से बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि सर ओ लेवल की क्लास आप स्टार्ट करा दीजिएगा। तो आप सभी के लिए आज से ओ लेवल की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आपका इस क्लास का समय रहेगा रोज शाम 6 बजे 6 PM पर यह क्लास आपकी होगी। तो सभी बच्चे 6 PM पर क्लास को ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर आप M1 R5 से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को पढ़ने वाले हैं। आपको पता है ओ लेवल में एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जिन्हें आपको करना होगा ओ लेवल में, ठीक है। तो यहाँ पर M1 R5 से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप सभी को ऐसे ही क्लास मिलते रहें। आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह कौन सी मेमोरी है जिसमें उसके बनाते समय ही प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको बनाते समय ही उसमें प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, उसमें प्रोग्राम डाल दिया जाता है। रैम, हार्ड डिस्क, रोम या फ्लॉपी डिस्क। जवाब करेंगे आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जो भी यहाँ पर लाइव हैं, और आप सभी अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि और भी बच्चों को पता चले कि ओ लेवल की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा सी। याद रखना है, रोम आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, रोम का मतलब क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। एक तो यहां पर ये बात आपको समझनी है कि इस मेमोरी को केवल आप रीड कर सकते हैं, केवल इसको पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। तो याद रखना है, रोम को केवल आप रीड कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी होती है। आपके कंप्यूटर में रोम लगा होता है और इस रोम के अंदर एक प्रोग्राम डाला जाता है जिसका नाम है बायोस। बायोस का नाम सुना होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो बायोस नाम का प्रोग्राम कहाँ होता है? रोम के अंदर होता है, जो इसके बनाते समय ही डाल दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोम। बाकी अगर पूछें कि रोम के कितने टाइप हैं तो आपको पता है रोम में कितने टाइप होते हैं। एक तो आपका पी रोम होता है जिसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक आपका ईपी रोम होता है जिसका मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक आपका डबल ईपी रोम होता है जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपको अलग अलग फुल फॉर्म भी सभी के पता होने चाहिए। ईपी रोम को आप डिलीट कर सकते हैं, इसके डेटा को आप मिटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, बट कैसे? अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से। और डबल ईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है ये मेमोरी, इसके डेटा को आप इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, ठीक है। विद्युत के माध्यम से इसके डेटा को आप इरेज कर सकते हैं। दूसरा याद रखना है, रोम को और क्या कहा जाता है? रोम आपकी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल है, यानी रोम आपकी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, एक स्थायी मेमोरी है। यहाँ पर जो भी डेटा होता है वो स्थायी होता है। और अगर रैम की बात करते हैं तो रैम आपका कैसा है? रैम आपका वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। इसमें डेटा आपका कुछ ही समय तक रह सकता है, उसके बाद में डिलीट हो जाएगा। जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है तो रैम से सारा डेटा आपका डिलीट हो जाता है। ओके, बाकी अगर बात करते हैं हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क की तो ये दोनों भी कैसी हैं? नॉन वोलेटाइल में आती हैं। याद रखना है, ये दोनों मेमोरी कैसी हैं? नॉन वोलेटाइल की श्रेणी में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस कुंजी के द्वारा आप प्रेजेंटेशन में उपलब्ध सभी स्लाइड को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं? यह सवाल लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या पावर पॉइंट से लिया गया है। तो यहां पर सवाल यह है कि किस कुंजी के द्वारा आप प्रेजेंटेशन में उपलब्ध सभी स्लाइड को, जितनी भी स्लाइड वहां पर हैं, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जब आप प्रेजेंटेशन में काम करते हैं तो वहां पर बहुत सारी स्लाइड आप अलग अलग तैयार करते हैं और फिर आप स्लाइड शो करते हैं। तो मान लिया हमने यहाँ पर स्लाइड 1 2 3 4 स्लाइड तैयार की हैं, सभी को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, ऑल सेलेक्ट कर देंगे, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। हम कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, इससे हमारी सभी स्लाइड सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है,
तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 3 कहता है इंपैक्ट प्रिंटर किसकी तरह काम करता है। बताइए इंपैक्ट प्रिंटर किसकी तरह काम करता है। क्या ये टाइपराइटर की तरह काम करता है, लेजर, पेन, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए प्रिंटर टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इस पर कभी हम अलग से केवल प्रिंटर पर ही बात करेंगे जिसमें डिटेल में समझा देंगे पूरा प्रिंटर के बारे में आपको। ठीक है, फिलहाल अभी आपको जवाब करना है कि इंपैक्ट प्रिंटर किसकी तरह काम करता है। ऑप्शन पहला हो जाएगा ये टाइपराइटर की तरह काम करता है। देखिए प्रिंटर की अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं प्रिंटर के, एक आपका इंपैक्ट प्रिंटर होता है और एक आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। कैसा, एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं ये आवाज बहुत करते हैं, ध्वनि बहुत करते हैं, शोर बहुत करते हैं, और जो नॉन इंपैक्ट होते हैं ये शोर कम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो इंपैक्ट प्रिंटर है ये टाइपराइटर जो है इंपैक्ट प्रिंटर का ही एक एग्जाम्पल है, एक प्रकार है। बाकी डिस्कस करेंगे कभी प्रिंटर के बारे में तो पूरा डिटेल में आपको समझा देंगे कि प्रिंटर क्या होता है और कितने प्रकार होते हैं, कैसे ये वर्क करता है, सारी चीजें इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरी क्लास में। ठीक है, यहां पर आपको बताना है कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव का कार्य होता है, यानी कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव का क्या फंक्शन है, इसका काम क्या है। डिस्क को रोटेट करने में, डिस्क को रीड करने में, डिस्क से प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने में इसका क्या वर्क होता है, किस लिए होता है डिस्क ड्राइव। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए डिस्क को रीड करने में और डिस्क से प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने में हेल्प करता है डिस्क ड्राइव। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आपने पीसी या फिर लैपटॉप में देखा होगा एक डिस्क ड्राइव होता है, जब आप उसे ओपन करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, सीडी डाल देते हैं, है ना। जो सीडी होता है उसको वहां पर रख देते हैं और फिर इस सीडी को रीड करने का काम कौन करता है, डिस्क ड्राइव ही करता है। तो एक तो ये डिस्क को रीड करता है, दूसरा डिस्क से प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। अगला सवाल है कौन सा मोड आपको एक समय में एक स्लाइड देखने व उसे एडिट करने की अनुमति प्रदान करता है। कौन सा मोड आपको एक समय में एक स्लाइड देखने व उसे एडिट करने की अनुमति प्रदान करता है। बताएं, स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स। ये सवाल भी प्रेजेंटेशन से लिया गया है। तो यहां पर सवाल ये कह रहा है कि भाई कौन सा मोड है जो आपको एक समय में एक स्लाइड देखने व उसे एडिट करने की परमिशन देता है। सो आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड में क्या होता है, आपको एक समय में एक स्लाइड यहां पर दिखाई देती है, साथ में आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिट भी यहां पर कर सकते हैं, यानी जब आप कोई स्लाइड तैयार कर रहे होते हैं, कुछ कंटेंट लिख रहे होते हैं, उस समय हमारी स्लाइड नॉर्मल मोड में ही होती है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एक्सेल में संपूर्ण वर्कशीट को किसके प्रयोग से सेलेक्ट किया जा सकता है। संपूर्ण वर्कशीट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए संपूर्ण वर्कशीट का मतलब ऑल सिलेक्ट हमें करना है, और एक्सेल में हम ऑल सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार से कर सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक तो आप कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करके भी कर सकते हैं, दूसरा एक्सेल के अंदर कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार से भी आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम यही सवाल अगर आपसे लिब्रियोफिस कैल्क से पूछा जाए तो भी यही जवाब होगा। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार से हम लिब्रियोफिस कैल्क में ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर बात करें कंट्रोल स्पेस बार की तो इससे क्या होगा, इससे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। जो आपके कॉलम होते हैं तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल स्पेस बार से। और अगर बात करते हैं शिफ्ट स्पेस बार की तो आपका पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा शिफ्ट स्पेस बार से। और जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस दबाएंगे तो पूरा वर्कशीट आपका सेलेक्ट हो जाएगा एक ही बार। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है यूटीपी का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। यूटीपी का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, क्या होगा इसमें सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है। तो ऑप्शन आपको सी याद रखना है। अगला सवाल है निम्न में से किस क्लाइंट प्रोग्राम के द्वारा इंटरनेट सर्विस तथा www पर उपलब्ध संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं। भाई किस क्लाइंट प्रोग्राम के द्वारा
इंटरनेट पर जो सर्विस अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ISP, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्राउजर, है ना। वेब ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप www पर उपलब्ध संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल फोन में कोई ना कोई ब्राउजर प्रोग्राम होना चाहिए, तभी आप जा सकते हैं, तभी आप विजिट कर सकते हैं। सो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी है, वेब ब्राउजर। अगला सवाल है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे डैश कहते हैं। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है प्लीज आप सभी क्लास को शेयर करें, क्लास को लाइक करें, और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें जब भी कोई न्यू क्लास कराई जाए। तो यहां पर याद रखना है डी ऑप्शन हो जाएगा, उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। याद रखना है डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डैश माना जाता है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है? क्या ये डाटा है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इंफॉर्मेशन है? देखिए, कंप्यूटर के जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, जो आपके एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं, बाहरी उपकरण हैं जो कंप्यूटर में लगाए जाते हैं, वो सब आपके पेरिफेरल होते हैं और वो सब आपके हार्डवेयर होते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, प्रिंटर भी आपका हार्डवेयर है और मॉनिटर भी आपका हार्डवेयर है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला सवाल है, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्राम में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है, ऐसे कोड को क्या कहा जाएगा? ऐसा गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्राम में प्रविष्टि प्रतिबंधित कर देता है, ठीक है, उसे पासवर्ड कहेंगे, पासपोर्ट कहेंगे, एंट्री कोड कहेंगे या एक्सेस कोड कहा जाएगा? तो आप बताएंगे इसका एक सही आंसर क्या है, एक सटीक जवाब आपको देना है। तो सिंपल सी बात है, यही तो पासवर्ड होता है, ऑप्शन पहला। पासवर्ड एक ऐसा गोपनीय कोड होता है जो कि कुछ प्रोग्राम में प्रविष्टि प्रतिबंधित कर देता है। आप नहीं जा सकते हैं जब तक पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको लॉगिन करना है, ईमेल में लॉगिन करना है तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, विदाउट पासवर्ड आप एंटर नहीं कर पाएंगे, आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर पहला करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में आपको बताना है, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए आप प्रेस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, हर एक डिस्क के लिए डैश डायरेक्टरी अनिवार्य है। हर एक डिस्क के लिए डायरेक्टरी अनिवार्य है। कौन सी डायरेक्टरी अनिवार्य है? रूट, बेस, सब या केस? हर एक डिस्क के लिए कौन सी डायरेक्टरी अनिवार्य है? तो आपको याद रखना है रूट डायरेक्टरी अनिवार्य है। ओके, ऑप्शन पहला हो जाएगा रूट डायरेक्टरी। अगला सवाल है, मेनू पर प्रत्येक डैश एक विशिष्ट कार्य करता है। मेनू पर प्रत्येक डैश में आपको फिल करना है, क्या होगा? क्लाइंट होगा, सर्वर होगा, नोड होगा या कमांड होगा? मेनू पर प्रत्येक डैश एक विशिष्ट कार्य करता है, क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन, मेनू पर प्रत्येक कमांड एक विशिष्ट कार्य करता है। आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर और इंटरप्रेटर, इसमें से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है? देखिए, स्कैनर की बात करें या प्रिंटर की बात करें या मॉनिटर की बात करें तो ये सभी क्या है? हार्डवेयर हैं। बट इंटरप्रेटर आपका हार्डवेयर नहीं है, एक प्रोग्राम है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ऑप्शन यहां पर डी करेक्ट होगा, इंटरप्रेटर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? कौन सा एक वेब ब्राउजर है? पेंट,
पावर पॉइंट, फायरफॉक्स या वर्ड, इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर प्रोग्राम है? जवाब करेंगे क्या होगा इसमें सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फायरफॉक्स, है ना। मॉजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए डैश नामक की दबानी पड़ती है। जब आप टाइपिंग करते हैं तो दो शब्दों के बीच में स्पेस देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन सी की प्रेस करते हैं? बैक स्पेस, शिफ्ट, कंट्रोल या स्पेस बार? तो सही जवाब क्या होगा? स्पेस बार आप प्रेस करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके लिए स्पेस बार की को प्रेस किया जाता है। अगला सवाल है, कोई चीज जिससे आसानी से इंस्ट्रक्शंस समझ लिए हैं उसे कहते हैं। यानी अगर आसानी से इंस्ट्रक्शंस समझ लिए जाते हैं तो उसे कहा जाता है यूजर फ्रेंडली, इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग और आइकन। यहां पर कौन सा सही जवाब है ये आपको बताना है। यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उसे यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। ऑप्शन पहला यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। यहां पर आपको बताना है, डेटा फाइल्स के बैकअप से निम्नलिखित के बचाव में सहायता मिलती है। डेटा फाइल्स के बैकअप से आपको सहायता मिलती है। किसके बचाव में आपको सहायता मिलती है? गोपनीयता के खत्म होने से, डाटा के डुप्लीकेशन से, वायरस इन्फेक्शन से या डेटा के लॉस होने से। तो यहां पर हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर, डेटा के लॉस होने से आपको सहायता मिलती है। अगला सवाल है, कंप्यूटर प्रयोक्ता जो कंप्यूटर व्यावसायिक नहीं है उन्हें कभी कभी कहते हैं। ऐसे कंप्यूटर प्रयोक्ता या ऐसे कंप्यूटर यूजर जो कंप्यूटर व्यावसायिक नहीं है तो उन्हें क्या कहा जाता है? पेरिफेरल यूजर्स, प्रोग्रामर्स, लाइब्रेरियंस या एंड यूजर्स? तो उन्हें एंड यूजर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, एंड यूजर्स। इस प्रश्न में आपको बताना है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आपको बताना है। यहां पर सही जवाब हो जाएगा डी, जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। अगला सवाल है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? बताइए क्या होगा इसमें सही आंसर। क्रेडिट और डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, 16 अंक होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। विद्युत रूप से संदेश और फाइलें भेजना और प्राप्त करना डैश कहलाता है। 23 का जवाब करेंगे आप सभी बच्चे। तो यहां पर हो जाएगा, इसे ईमेल कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो डी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। यहां पर आपको बताना है, www के संबंध में बुकमार्क एक विशिष्ट वेबसाइट का लिंक है जिसे वेब उपयोगकर्ता भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित करता है। क्या ये सही है? तो यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, बिल्कुल सही है। बुकमार्क एक विशिष्ट वेबसाइट का लिंक है या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के वेब पेज का लिंक है जिसे भविष्य में उपयोग के लिए ब्राउजर में स्टोर कर लेता है, सेव कर लेता है एज ए बुकमार्क, और वापस से आप फिर वापस उसी वेब पेज पर जा सकते हैं जब आप विजिट करना चाहते हैं। तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा पहला। ठीक है, ट्रू होगा। लिब्रियोफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फॉन्ट साइज निम्न में से कौन सा है? लिब्रियोफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फॉन्ट साइज कौन सा है? देखिए, लिब्रियोफिस में जब आप जाते हैं वहां पर फॉन्ट साइज में आप जाएंगे तो वहां पर आपने देखा होगा अलग अलग फॉन्ट साइज आपको मिलते हैं। तो यहां पर ऐसा कौन सा है जो उसमें होता ही नहीं है, उस लिस्ट में होता ही नहीं है? बस केवल एक ऐसा है जो कि फॉन्ट साइज की लिस्ट में शामिल है। तो याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 होता है। वहां पर ना ही 30 आपको मिलेगा, ना ही 29 मिलेगा और ना ही 31 मिलेगा, 28 होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, 192.168.123.132 आईपी एड्रेस में पहली बाइट 192 से क्या तात्पर्य है? ये क्लास ए का है, क्लास बी का है, क्लास सी का है या क्लास डी का है? बताइए। यानी जो आईपी एड्रेस 192 से स्टार्ट होते हैं
वो किस क्लास में आते हैं? तो यहां पर हो जाएगा क्लास सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लास सी में आते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया गया है। क्लास अगर आप देखेंगे क्लास वाइज, तो क्लास ए के अंदर कौन कौन से आईपी एड्रेस आते हैं, याद रखना है 1 से लेकर 126 तक क्लास ए में आते हैं। और जो आईपी एड्रेस स्टार्ट होते हैं 128 से 191 तक वो क्लास बी में आते हैं। और जो स्टार्ट होते हैं 192 से 223 तक वो क्लास सी में आते हैं। 224 से 239 तक क्लास डी में आते हैं। 240 से 254 तक क्लास ई में आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को इनेबल डिजेबल कर सकते हैं। स्टेटस बार को आप इनेबल डिजेबल कर सकते हैं, यानी अगर आप चाहें स्टेटस बार को हाइड करना तो हाइड कर सकते हैं, शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं। तो यस आप कर सकते हैं, स्टेटस बार को भी इनेबल डिजेबल किया जा सकता है। किस मेनू से कर सकते हैं? तो आंसर होगा व्यू मेनू से कर सकते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।